हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जो इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपना एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में ले चुके हैं और फर्स्ट टाइम वो सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे होंगे। यानी सेमेस्टर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, उनका पहली बार एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने कभी दिया नहीं है। और आपको बता दें जानकारी के लिए, अगर जानकारी नहीं है, कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो अपना एग्जाम कराता है वो ऑड और इवन सेमेस्टर के थ्रू कराता है, के पैटर्न पे कराता है, सॉरी। अगर ऑड की बात करें तो ऑड सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर आता है। और ये जो एग्जाम होता है ऑड सेमेस्टर का, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, यहाँ पर आपको कॉपी लिखनी होती है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। और 10 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस, यानी कोई 5 क्वेश्चंस आपको वहां पर सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहते हैं। तो अब बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जब आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देंगे तो इसके लिए कॉपी को लिखने का सही तरीका क्या है, जो आपकी आंसर बुक होगी उसको लिखने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं और यकीन मानिए, अगर आपने पूरी वीडियो अंत तक देखी और जितने भी स्टेप्स हम बताएंगे अगर आपने इनको फॉलो किया, आप अच्छे नंबर अपने सेमेस्टर एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव सेमेस्टर एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और यकीन मानिएगा, आप खुद पाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपने स्टेप फॉलो किए, कि क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हो या फिफ्थ सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हो, ठीक है। सही तरीका क्या है एक अच्छी कॉपी लिखने का, आंसर बुक को लिखने का, ये आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कैलकुलेट द वेटेज ऑफ क्वेश्चन योरसेल्फ। प्रश्न के जो प्रश्न के प्रश्नों का स्वयं है वो आपको वेटेज निकालना है। पहला पॉइंट है कि कैलकुलेट द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ। प्रश्न के प्रश्नों का स्वयं वेटेज निकालें। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सब कुछ सर के ऊपर से गया होगा। मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, और अब आप थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं, फिर भी आपने इस चीज को बहुत ही कम ऑब्जर्व किया होगा और बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस चीज को फॉलो करके अपना आंसर लिखते होंगे। दरअसल इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन का देकर बताऊंगा कि प्रश्न के प्रश्नों का स्वयं वेटेज क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि प्रश्न के प्रश्नों का वेटेज कैसे निकाला जाता है। ये एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये तो आपका प्रश्न हुआ कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। आपने क्वेश्चन को देखा, अब आप इसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे और आपसे जो भी डिमांड करी होगी आप लिखते होंगे 6-7 पेज, वो आप आंसर लिखकर चले आएंगे। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है, ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो 15 नंबर का है, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें कुछ और क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अगर आप इनडायरेक्टली इन छिपे हुए क्वेश्चंस का वेटेज निकाल लेंगे तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसको 15 नंबर का क्वेश्चन मानकर चलेंगे तो यकीन आप बहुत ही बड़ा यहां पर एक मिस्टेक कर रहे हैं। कैसे, समझिए। क्वेश्चन तो एक ही है कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति शास्त्र की परिभाषा कीजिए और अर्थशास्त्र इतिहास के साथ उनके संबंधों को विवेचना कीजिए। समझ में आ गया। लेकिन इसमें कौन से क्वेश्चन छिपे हुए हैं? पहला क्वेश्चन आपका छिपा हुआ है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा कीजिए या परिभाषा दीजिए। ये एक क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा कि डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसका जो रिलेशनशिप है वो इकोनॉमिक्स के साथ आपको दिखाना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि इसका जो रिलेशनशिप है वो आपको हिस्ट्री यानी इतिहास के साथ भी दिखाना है। तो यहां पर कितने क्वेश्चंस बन गए? क्वेश्चन तो आपको एक ही लग रहा है, लेकिन यहां पर 3 क्वेश्चन बन गए। कैसा? पहला क्वेश्चन क्या कि एक तो आपको राजनीति शास्त्र की यहां पर परिभाषा देनी है, दूसरा आपको राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध दिखाना है, और तीसरा आपको यहां पर इतिहास के साथ संबंध दिखाना है। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 15 नंबर का क्वेश्चन इनडायरेक्टली नहीं है। अगर आप देखेंगे अब कैसे यहां पर नंबर कैसे डिवाइड होंगे, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने पूरा ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ इस पहले प्रश्न की तरफ दे दिया, ठीक है। 6 पेजेस आपको टोटल लिखने हैं और 4 पेजेस आपने यहां पर इस क्वेश्चन को लिखने में लगा दिए कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ठीक है। और बाकी का जो एक पेज था
वो आपने अर्थशास्त्र के साथ संबंध को दिखा दिया और आपने इतिहास के साथ संबंधों को दिखा दिया। आपको यहाँ पर पूरे नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 कर रहा है। उस हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन पर दो दो पेजेस लिखने चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं पेजेस को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर एक एग्जांपल देके कहें कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस 6 लिखने हैं, तो आप 4 पेजेस इस पे लिख के आ रहे हैं, एक पेज इस पे, एक पेज इस पे, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब उस हिसाब से 15 नंबर पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपने इस वेटेज को सही करके लिखा है, तो यकीन मानिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो कर रहा है उसके अंदर कितने सब क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, कितने और क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी प्रश्न के प्रश्नों का वेटेज आपको निकालना पड़ेगा। अब 15 नंबर है, तो उसी हिसाब से अगर आप 2 पेज इसके लिखेंगे, तो 2 पेज आपको इस क्वेश्चन के भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिर आगे आपके 2 पेजेस के लिए और डिमांड करेगा कि आप इतिहास पर भी लिखिए। मेरी बात आई होप कि समझ में आ गई है कि आपको ये तो देखना है कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी यहां पर कई क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं, तो उस हिसाब से आपको वेटेज देना है। आपको इंपॉर्टेंस सबको देना है, किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर वो संबंध अर्थशास्त्र की बात कर रहा है राजनीति शास्त्र के साथ, तो संबंध इतिहास की भी बात कर रहा है राजनीति शास्त्र के साथ। आप एक दूसरे को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते इस मामले में। आपको जितने पेजेस यहाँ पे आंसर लिखना होगा, जितनी वर्ड्स लिमिट में इसका आंसर लिखना होगा, उतनी ही वर्ड्स लिमिट में आपको इसका आंसर लिखना होगा, और उतनी ही वर्ड्स लिमिट में आपको इसकी डेफिनेशन भी देनी होगी, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिकली, ठीक है। तो ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, आपने कभी इस चीज को, बहुत ही कम लोग होंगे जो ऑब्जर्व किया होगा, तो ऐसे पेपर सेट किए जाते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिख दिया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसी में एक आधी लाइन आपने यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री की लिख दी, तो यकीन मानिए कि आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली तो इसका 15 नंबर का वेटेज है, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर ये जो वेटेज है आपका 5 + 5 + 5 का है। समझ में आया? 5 नंबर आपके पॉलिटिकल साइंस इसके यहां पर डिवाइड किए गए हैं, रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स के साथ 5 नंबर है, और रिलेशन विद हिस्ट्री के साथ आपके 5 नंबर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये मानकर चलना है कि इस क्वेश्चन को इतना अच्छा लिखना है कि हमें 5 नंबर पूरे मिल जाएं, और इस क्वेश्चन को रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा लिखना है कि हमें 5 नंबर मिल जाएं, और रिलेशन विद हिस्ट्री के साथ हमें इतना अच्छा लिखना है कंटेंट को कि 5 नंबर मिल जाएं। तो आपको ऐसे डिवाइड करके, ऐसे वेटेज निकाल करके अपने आंसर को लिखना पड़ेगा। पहले ये देखिए कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें भी कई क्वेश्चन छिपे होंगे, उसी हिसाब से आप वेटेज निकाल लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कितना है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हर एक के हिस्से में कितना नंबर वेटेज यहाँ पर जा रहा है। ये बात आई होप बहुत ही क्लियरली आपको सबको समझ में आई होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन अगला है कि डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सिर्फ आपको स्कोप के बारे में लिखना है, कोई भी आपको उल्टा सीधा यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके क्षेत्र, मतलब जो भी क्षेत्र होगा, स्कोप होगा, उसके बारे में बताना है। हालांकि आप डिफिनेशन थोड़ी सी दे सकते हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना से कहीं तो करनी पड़ेगी ना। आप स्कोप के बारे में बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस स्कोप में आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स के साथ संबंध, हिस्ट्री के साथ संबंध को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये उसकी डिमांड नहीं कर रहा है। यही चीज ध्यान रखनी, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डिमांड कर रहा है वो देखना है, और अगर क्वेश्चन के अंदर काफी क्वेश्चन डिवाइड हैं, तो उनको वेटेज आपको देना ही पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जितना भी मार्क्स होगा उससे डिवाइड करने पर, ठीक है। तो ये चीज आई होप कि क्लियर आपको बहुत अच्छे से हुई होगी। एक अच्छे उत्तर को लिखने के लिए जो आपका अगला पॉइंट है वो है ट्राई टू राइट द आंसर पॉइंट वाइज। उत्तर को बिंदुओं सहित लिखने का प्रयास करें। दरअसल क्या होता है, आप लोगों ने अगर कोई भी यहाँ पर उत्तर उठाया है, ठीक है, मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस की डिफिनेशन देनी है, वो तो डिफिनेशन आपने दे दी, ठीक है। पॉइंट वाइज का मतलब है कि अगर आप डिफिनेशन मात्र पॉलिटिकल साइंस की दे रहे हैं, तो उसको उतने में दे दीजिए। उस लाइन को आप ड्रॉप करके अगला पॉइंट उठा लीजिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डिफिनेशन ब्रैकेट में लिख दी, ये आपकी डिफिनेशन हो गई, फिर उसी के आगे से यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया, और जब तक वो पूरी कॉपी भर नहीं जाती है, वो पेज भर नहीं जाता है, वो लिखते हुए चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश करिए कि जहां पर जो चीज जिसके लिए बताई जा रही है उसके लिए आप पॉइंट वाइज चीजों को लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आप पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखेंगे, तो आपको अच्छे नंबर पाने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज से फायदा क्या होता है कि
टीचर काफी इंप्रेस रहता है कि हाँ बच्चा हमें समझाना चाहता है, टीचर ये समझता है कि हाँ बच्चा हमें बताना चाहता है कि कौन सी चीज किस जगह एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर फिट हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, अब टीचर को यहाँ पर मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि आपने जो आंसर क्वेश्चन से वो डिमांड कर रहा है कि हमें आंसर कहाँ पर मिलना चाहिए, वो उस पूरे पैसेज में आपका ढूंढ रहा है, वो आपको उसको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी एग्जामिनर को। ठीक है, वो बस क्या करेगा, वो आपके पॉइंट से ही समझ जाएगा कि हाँ बच्चा अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है और उसको नॉलेज है कि कैसे आंसर राइटिंग यहाँ पर करी जाती। पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो जस्ट उसका फोकस आपके क्वेश्चन के पॉइंट पे पड़ेगा, वो पॉइंट देख लेगा कि हाँ बच्चे ने इस पॉइंट को मेंशन किया है, इसके विषय में जानकारी देना चाहता है। अगला पॉइंट देखेगा कि हाँ ये दूसरे पॉइंट के विषय में जानकारी देना चाहता है। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अ, एक राम है, ठीक है, राम नाम का लड़का है, तो पहले उसको अपना यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा कि मेरा नाम राम है। ठीक है, अब बस ऐसा नहीं कि अपने एड्रेस को वो आगे लिखता चला गया, ऐसा नहीं है। अब वो क्या करेगा, दूसरे पॉइंट में अपना एड्रेस लिखेगा, ठीक है, तीसरे पॉइंट में अपने पेरेंट्स का नाम लिखेगा। ये तरीका होता है, आपको डायरेक्टली लिखने नहीं चले जाना है। अगर पॉसिबल हो, मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर पॉसिबल हो तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आप लिखने की आदत नहीं है, आप इस चीज को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे पॉइंट हमारा किस पॉइंट से यहाँ पर अटैच करता है और कहाँ पर जाकर खत्म होगा, तो आप पैरावाइज लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी बिंदुओं में बांटने की आवश्यकता है। अगर आप बिंदुओं में बांट कर लिखते हैं तो आप एक टीचर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और काफी ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। अगली जो मिस्टेक लगभग सभी बच्चे करके आते हैं, अगर हम बताएं कि उनसे बोल दिया क्या कि भैया आपको 6 से 8 पेजेस लिखने हैं। अब बच्चा सोचेगा यार समय तो हमारे पास 3 घंटे का है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें 5 करने हैं, और 6 से 8 पेज पर क्वेश्चन के लिए हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि उनको अगर एक पेज मिला है तो एक पेज में ही वो दूर दूर लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है आपकी, इस कॉपी में क्या करेंगे, एक शब्द यहाँ लिखेंगे, एक शब्द यहाँ लिखेंगे, स्पेस दे दे करके लिखते हैं। उनको लगता है कि ऐसे कॉपी भी बढ़ जाएगी मेरी और हमें अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, और पेजेस के जो नंबर, जितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो भी हमारे फिलअप हो जाएंगे। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। एग्जामिनर जान जाता है कि आपके पास लिखने का कंटेंट है ही नहीं, वो पहले ही इस चीज को इमेजिन कर चुका है। जैसे उसने कॉपी खोली, उसका इंप्रेशन आप पे पड़ा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो जान गया है कि बच्चे को कंटेंट पता ही नहीं है। इसी वजह से उसने बस अपने कॉपी को भरने की कोशिश पूरी तरीके से की है। ठीक है, वो उसी हिसाब से बस एक बार अगर इंप्रेशन पड़ गया ना टीचर पे, तो यकीन मानिए वो आपकी कॉपी को सही तरीके से चेक भी करेगा। अगर वो आपके लिखने के तरीके को सही तरीके से नहीं जज कर पाया तो वहीं पे छोड़ देगा, उसी हिसाब से आपको नंबर देगा। ठीक है, तो यही कारण है कि आपको इस जगह पर देखना पड़ेगा कि जो हमें पेजेस की डिमांड नहीं होती है कभी, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, वर्ड्स लिमिट की डिमांड होती है। ठीक है, आपके पेजेस जो हैं, अगर आपने लिखा है तो उसमें कंटेंट होना चाहिए। वो पहले ही समझ जाएगा कि आपके पास कंटेंट नहीं है, इसी वजह से सिर्फ आपने पेजेस भरने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। वहां पर आप मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, और आपके नंबर जो हैं वो वहां पर कर्टेल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या लिखने जा रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे उसमें इधर उधर की बातें ज्यादा लिखते हैं ताकि हमारे जो पेज है वो जल्दी भर जाए। जैसे कि लिखते हैं कि मेरा यह मानना है कि, यही कारण है कि, मुझे लगता है। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ना, ये आपके बस पेजेस को भरने का काम करते हैं, इनसे बचने की कोशिश करिए। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी अपने विचार को किसी उत्तर में रखने के प्रयास ना कीजिए। अगर आप अपने विचारों को वहां प्रकट करेंगे तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। टीचर समझ जाएगा कि इसको कंटेंट नहीं पता है, इसी वजह से ये अपने विचार रख रहा है, वो चीज उभर कर सामने आएगी। ठीक है, तो इस चीज से आपको बचाव करना है, और इन चीजों से, इन वर्ड्सों से, कि मतलब एक सिर्फ कॉपी भरने के लिए नहीं कि आपने एक पॉइंट अच्छे से लिख दिया फिर लिखेंगे कि यही कारण है कि ऐसा ऐसा होता है। ये सारी चीजें पेजेस भरने के लिए होती है, आपको कारण लिखना है बिना निसंकोच के। आप बस कारण लिख दीजिए, ये मत लिखो यही कारण है कि। ये वर्ड्स आप रिपीट करते हैं जितनी बार, उतनी ही कॉपी यहाँ पर भरने की कोशिश हो। अगर टीचर की नजर पड़ी तो जान जाता है कि सिर्फ, और इन वर्ड्स से, इन सेंटेंसेस से बचने की कोशिश करें। ठीक है, कि मेरा यह मानना है कि, ठीक है, यही कारण है कि ऐसा हुआ, वो तो वैसा हुआ ही, इसी वजह से तो डिमांड कर रहा है कि आप उस कारण को लिखो। अगर मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, अगर कह रहा है कि किसी विषय पर आपको कारण लिखना है, ठीक है, कि इसके कारणों की विवेचना कीजिए,
ठीक है। तो आप उन कारणों की विवेचना करने पे लिख रहे हैं कि यही कारण है कि ऐसा हुआ, तो ये सारे वर्ड्स आप इनसे बचने की कोशिश करें। आपको डायरेक्ट कारण पूछना है तो आप कारण लिखें, जितना पूछ रहा है उतनी डिमांड कर रहा है, आपको उस डिमांड को फुलफिल करना है, कुछ नहीं लिखना है इधर, ठीक है। तो तथापि ऐसा होता है कि, ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो, ये सारे वर्ड्स इनसे बचने की कोशिश करिए। और दूसरा पॉइंट यही इसमें है कि आप अपने विचारों को रखने की कोशिश ना करें, जो ऑथेंटिकली आपका कंटेंट है उसको लिखने का प्रयास करें। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, इफ पॉसिबल ड्रॉ ग्राफ, यूज टेबल्स एंड मेंशन की पॉइंट्स टू फॉर योर गुड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन गजब का होना चाहिए, ठीक है। लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, अब प्रेजेंटेशन कैसे देना है। आपको प्रेजेंटेशन यहां पर ऐसे देना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसका आंसर ढूंढने में, ठीक है। वरना टीचर उलझ जाएगा खुद ही कि जिस आंसर की डिमांड कर रहे हैं वो तो मिला ही नहीं, उसको ढूंढने में समय ना लगाना पड़े। इस वजह से कुछ पॉइंट्स, कुछ ग्राफ, कुछ टेबल्स के तहत सहारे आप मेंशन कर दीजिए उन चीजों को, अगर संभव है वहां पर टेबल्स बनाना या ग्राफ बनाना, ताकि वो टीचर समझ जाए, पहले नजर उसकी टेबल पे जाएगी कि हाँ बच्चे को उत्तर आता है, तब वो आपके जो आपकी लिखावट जो आपने डिस्क्राइब किया होगा उस पे जाएगा कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। तो मेन कंटेंट उसको पहले आप एक इंडिकेशन दे दीजिए कि हाँ हम हमें आता है क्वेश्चंस, और एक एक संक्षेप में आपको पता चल जाएगा उसको कि ये ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता है कि ये चीज ऐसे हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भारत के जितने भी महान नेता हुए हैं उनका नाम लिखिए, ठीक है। एक तरीका है कि आपने बस महान नेताओं को पूरे नाम लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, उनकी कहानियों को भी बीच में लिख दिया है, ठीक है। अगर मान लो प्रश्न ऐसा आता है कि महान नेता और उनके कार्यों के बारे में लिखे, तो आपने उनके नाम और कार्यों के बारे में लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर मान लो कि आपने ऐसे लिखा और यहाँ पर लिख दिया महान नेताओं के नाम, ठीक है। तो आपने ऐसे इंडिकेट करके एक ग्राफ सा बना दिया, मतलब इंडिकेशन करके कि ऐसे ये महात्मा गांधी हैं, ये सरदार पटेल, ठीक है। मतलब एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से कि टीचर को पता चल जाएगा, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और ऐसे ही करके भगत सिंह वगैरह जितने भी, अगर ऐसे करके इंडिकेट करके आप पहले ही इस चीज को वहां पर रख देंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो टीचर समझ जाएगा, बच्चे को पता है, तब वो आपका कंटेंट पढ़ने के लिए तैयार होगा पूरी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तरीका होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा काफी लोग होंगे वहां पर शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स नोट आपके ज्यादा यहाँ पर परफेक्ट रहेंगे कि कुछ नहीं है तो ग्राफ के सहारे आपको बता दिया है, ठीक है। ग्राफ के सहारे बता दिया है ऐसे करके कि अगर बताया जाए कि कितनी शाखाएं होती हैं अर्थशास्त्र की, तो वहां पर बता दिया है कि ये आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, या आपकी समष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इस तरीके फिर आप उसको डिस्क्राइब करिए बाद में, वो बात आपकी अलग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर संभव है, मैं फिर कह रहा हूं अगर पॉसिबल है, तो आप ग्राफ बनाइए, सारणी बनाइए, टेबल बनाइए, मुख्य पॉइंट जो है उनको मेंशन कीजिए, ताकि और कोशिश करिएगा, इतना समय तो फिलहाल रहता नहीं है, कि थोड़ा सा उभर कर आए। अगर ब्लैक पेन से जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इफेक्टिवली आपको सिस्टमैटिक तरीके से कॉपी लिखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, बच्चे बस इसी पर काफी प्रश्न करते हैं, ये बताइए कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में सर हमें कितने पेजेस लिखने हैं। यहाँ पर मैटर जितना है वो सारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि पेजेस डोंट मैटर, आपके पेज मैटर नहीं करते हैं। कि अब आप कहेंगे कि सर सब लोग तो कहते हैं कि 6 6 8 8 जितने जी ज्यादा पेजेस लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा संभव, ठीक है। इफ समथिंग मैटर्स, अगर कुछ मैटर करता है, वो है आपका इट्स योर सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग, जिसके विषय में अभी हमने चर्चा कर ली है। फिर अगला पॉइंट है कि योर कंटेंट एंड वर्ड्स लिमिट, आपका मैटर क्या है, आपकी उत्तर सामग्री क्या है, और साथ ही साथ शब्द की सीमा, ठीक है। इस चीज को समझिए। लोग कहते हैं, कई लोग आपको आएंगे बताकर चले जाएंगे कहीं पर, किसी से भी पूछेंगे कि भैया जितनी कॉपी भरोगे उतने ही नंबर मिलेंगे। एक बार जरा मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने बच्चे को बोल दिया है कि 10 कॉपी 10 पेजेस लिख देना, सॉरी, ठीक है, 10 पेजेस लिख देना, और बच्चे के दिमाग में है कि हमें तो 10 पेजेस भरने हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उस उत्तर को दूर दूर लिखने का प्रयास करेगा। अब जब दूर दूर लिखने का प्रयास करेगा इस जल्दबाजी में कि हमें कॉपी भरनी है, तो
पहला इंप्रेशन तो उसने वहीं पर खत्म कर दिया, और इस पहले इंप्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं कि आपको कॉपी भरने के उद्देश्य से कॉपी नहीं लिखनी है, दूर दूर लिखने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। आपका जो एक सही तरीका है लिखने का, जितने स्पेस देते हैं, जितना गैप देते हैं, उतना ही लिखो। अब आपने तो पहले उसके दिमाग में डाल दिया कि 10 पेजेस लिखने, अब 10 पेजेस के लिए वो कॉपी भरने के लिए दूर दूर लिखने का प्रयास करेगा। ये काम आपको नहीं करना है, वरना पहला ही इंप्रेशन आपका यहाँ पर डाउन हो जाएगा। करना क्या है, अगर पेजेस नहीं लिखने हैं तो क्या करने हैं, समझिए। फिर अगला है कि पेजेस मैटर नहीं करते हैं, यदि कुछ मैटर करता है तो आपके लिखने का सही तरीका। सही तरीका क्या है लिखने का, मैंने बता दिया है, ज्यादा दूर दूर नहीं लिखना है, ठीक है। जितने भी तरीके मैंने बताए हैं वो सही तरीका है लिखने का, ठीक है। आपकी उत्तर सामग्री मैटर करती है, और कंटेंट क्या है, ऑथेंटिक कंटेंट कैसे लिखा जाता है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कि ये कारण है वो कारण है, ठीक है। जितनी डिमांड कर रहा है उतना लिखना है। और फिर शब्दों की सीमा मैटर करती है, पेज मैटर नहीं करते हैं, शब्दों की सीमा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये बताइए शब्दों की सीमा और पेज में क्या अंतर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि मान लो उसने कहा है कि 600 शब्दों में आपका, कहा तो नहीं जाता है वैसे, आपको लिखना पड़ता है, ठीक। मान लो 600 शब्दों का एक आंसर, एक उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। और बगल वाले बोल रहे हैं कि आपको 6 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाएगा कि आपको 6 पेजेस लिखने हैं, तो आप जल्दबाजी करते करते उसको दूर दूर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाएगा कि 600 वर्ड्स लिखने हैं, अब वो आपको 600 वर्ड्स लिखने ही हैं, अब आप उसको कवर करने की कोशिश दूर दूर करके नहीं करेंगे, आपको 600 वर्ड्स में लिखना है। आप जल्द से जल्द सोचेंगे कि ये कम से कम पेजों में अच्छा घना घना बढ़िया बढ़िया लिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स लिमिट मैटर करती है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी ये चीज दिमाग में लेकर ना चलना कि मुझे सिर्फ पेजेस भरने हैं। अगर आपका मैटर 0 है तो आपके पेजेस मैटर नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। आप 12 पेज लिख दीजिए, आपने कहानी लिख दी उल्टी सीधी, टीचर समझेगा कि ये पेज भरने वाला बच्चा है, इसको एवरेज स्टूडेंट समझ करके आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। फिर मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए कि आपको पेजेस लिखने, आपको लिखना है तो सिर्फ वर्ड्स लिमिट। समझ में आ गया। और मैं फिर यही कहता हूं कि इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं, मैं स्वयं हूं। मैंने अभी तक जितने भी सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं, आप इस बात को लेकर विश्वास नहीं करेंगे, आप इस बात को लेकर विश्वास नहीं करेंगे, मेरा मैक्सिमम पेज लिमिट 4 गया है। मैक्सिमम, वो भी 2 या 3 बार गया, मैंने कभी भी इससे ज्यादा का उत्तर लिखा नहीं है। क्योंकि आई नो द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, मैं जानता हूं कि राइटिंग का वे क्या होना चाहिए। मैंने सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट को लिखने की यहां पर पूरी कोशिश की, कभी भी इधर उधर की बातें नहीं, चीजों को बेहतर समय दिया है उस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक बनाने के लिए। अगर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर, सॉरी आंसर आपका अगर सिस्टमैटिक है तो पेजेस मैटर नहीं करते हैं। समझ में आया। हालांकि एक क्वेश्चन अगर अच्छे से देखा जाए तो कम से कम वो आपका 600 से 700 और ज्यादा से ज्यादा आपका 1000 वर्ड्स लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। अब खुद ही दिमाग लगा लीजिए, अगर 600 पेज का, 600 वर्ड्स का बोल रहा है तो 6 पेज तो आपके ऐसे ही कवर हो गए। 600 वर्ड्स का बोल रहा है तो 6 पेज तो आपके ऐसे ही कवर हो गए। 1000 का बोल रहा है तो 8 से 10 पेज तो आपके ऐसे ही कवर हो गए। तो पेजेस का बर्डन मत दो, ठीक है। मैं अदर्स लोगों से कहना, पेजेस का बर्डन कभी मत लो और कभी किसी दूसरे को पेजेस का बर्डन ना दो। बर्डन लेना है तो सिर्फ वर्ड्स लिमिट का लो। वर्ड्स लिमिट आपको गाइड करेगी कि कितना लिखना है, ठीक है। कभी आपको पेजेस के बारे में हमें, अगर आपको पेजेस भरना है, हो सकता है कि हम यहाँ पर मात्र 40 शब्द में लिख करके पूरा पेज खत्म कर दें, ठीक है। ऐसे तो हम 20 पेज लिख देंगे, लेकिन ये कभी मैटर नहीं। और टीचर पहले इंप्रेस, उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ जाता है कि बच्चा भैया कंटेंट नहीं पता है, सिर्फ पेजेस भरना चाहता है। यह इंप्रेशन गलत है। आपको टीचर को इंप्रेस करने की आवश्यकता है सिर्फ अपने कंटेंट से, और किसी माध्यम से नहीं, सिर्फ अपने कंटेंट से, अपने लिखने के तरीके से। अगर आपने लिखने का तरीका सुधार लिया है तो यकीन जानिए कि आप बहुत ही सही तरीके से जा रहे हैं। ये तरीका होता है लिखने का, और ये कहीं से इधर उधर की बातों में नहीं, किसी कहीं से भी नहीं, ये अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो ये मैं बता रहा हूं। अब आप कहेंगे कि सर आपने 4 पेजेस लिखे, नंबर कितने पाए, अच्छे खासे नंबर पाए हैं। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी कलीग्स हैं सब यही कहते हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सब यही कहते हैं कि भैया ये बताइए आप इतने नंबर आपके अच्छे खासे कैसे आ जाते हैं जब आप इतना कम। कि तरीका है कि सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट लिखते हैं, तभी हम यहाँ पर आते हैं। हम आना कि लिखना काफी पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, शायद मेरे लिखने की स्पीड इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं जितना 10 या 8 पेजेस लिखने वाले को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ड्स लिमिट ध्यान में रखनी है। मैं फिर यही कहता हूं कि अगर बात करें तो
6 से 8 पेजेस कम से कम आपको तो लिखने ही हैं, अगर हम पेजेस की बात कर भी लें। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसके लिए वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रख करके आपको लिखना है, और साथ ही साथ आपको दूर दूर नहीं लिखना है। अगर 6 से 8 पेजेस तो कम से कम डिमांड होती है, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट इसमें लिख करके आना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ज्यादा दूर दूर नहीं लिखना है। ये पूरे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उसका आंसर आप सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। जाते जाते अगर हम बात कर लें लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितना भी गाइडेंस है, जितनी भी अपडेट्स वगैरह आती हैं, अगर उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल टारगेट गुरुकुल, ठीक है, टारगेट गुरुकुल जो हमारा मेन चैनल है, उसको उसके नाम सा मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको आपको अपडेट किया जाता रहेगा। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल तक ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का